अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। आप देखें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जब भी बोलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे बोले। जब इंसान की पैदाइश का मरहला शुरू होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला बच्चे को अपनी माँ के पेट में कुव्वत समात देता है। तो समात की इतनी ज्यादा अहमियत है क्योंकि ये डायरेक्ट दिल पे असर करती है, दिमाग पे असर करती है। डबल स्लिट माइक से कहा जाता है और ये मजे की बात ये कि ये 1/2 किलोमीटर तक भी जो है आवाज़ों को ले लेती है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने 6 दिहाइयों से शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी खिदमात पेश की। ये ड्रामा राइटर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ ये एक होस्ट हैं, मिमिक आर्टिस्ट हैं, वन मैन शो भी कर चुके हैं और अब ये वेलफेयर के काम में भी मसरूफ़ हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के डार्लिंग की। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ सितारा इम्तियाज़, हिलाले इम्तियाज़ और अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उस्तादों के उस्ताद, पाकिस्तान के डार्लिंग खालिद अब्बास डार साहब से चलते हैं और मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं दरमियाना सा हूँ, आप कौन? मैं उफेरा फैज एक्सप्रेस से आई हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। ये रेडियो पे जितना अरसा मैंने गुजारा तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। सर, आपसे आज हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर की सैर भी करेंगे। आए, आपको मैं पहले रेडियो दिखाता हूँ। चलें सर। आए आप। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। ये जो मोनी हमीद लिखा हुआ है, जी जी। ये मोनी आपा इसमें आपा का रोल करती थी। तो ये आपा होती थी सब बच्चों की। मैं समझती हूँ कि कुदरत ने मेरी आवाज़ रेडियो ही के लिए बनाई थी और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी पसंद का जरिया मिल गया है। आप देखें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जब भी बोलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे बोले। प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन भी बीबीसी पे बोलेगा। चाइना का प्रेसिडेंट भी बीजिंग रेडियो पे बोलेगा। जर्मन का चांसलर भी बर्लिन रेडियो पे बोलेगा। ये हमारी एक इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन होती है कि इसके बाद क्या चलाना है, गाने के साथ गाना जोड़ना है, आइटम के साथ आइटम जोड़ना है। तो जो ही हम ऐसे करते हैं तो बगैर हमारे यानी कन्वर्सेशन के वो अगला आइटम वहाँ से शुरू कर देता है। समात की अहमियत इतनी अहम है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वफ़ीकुम सम्माउन लहुम, और उनमें सुनने वाले भी हैं। जब इंसान की पैदाइश का मरहला शुरू होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला बच्चे को अपनी माँ के पेट में कुव्वत समात देता है और जब इंसान की जानकुनी का वक्त होता है तो सबसे आखिर पे समात जाती है। तो समात की इतनी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये डायरेक्ट दिल पे असर करती है, दिमाग पे असर करती है। कानों का ताल्लुक दिमाग से है तो ये कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो इसलिए रेडियो की अहमियत कभी भी ना टेक्नोलॉजी की मोहताज है और ना ही ये इस बात इसकी कभी भी मैं समझता हूँ पजीरा कम नहीं हो सकती। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसे नूर जहान ऑडिटोरियम कहा जाता है। ये तारीखी ऑडिटोरियम है और नूर जहां की जो 1965 में मिल्ली नगमों पर मबनी परफॉर्मेंस थी उस पे और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया उनको डेडिकेशन देने के लिए रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने नूर जहान ऑडिटोरियम के नाम से इस ऑडिटोरियम को रखा गया है। ये मेरी एक चैनल है, ये धनक के नाम से FM 94। हाँ, साज़े जिंदगी। जी, यहाँ से हम म्यूजिक करते हैं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग। रेडियो पाकिस्तान धनक FM 94 से रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ रूबी इम्तियाज़ आपके साथ। एक ज़बरदस्त सा ट्रैक। ये मीडियम वेव यहाँ से करते हैं, 93 भी यहाँ से करते हैं। नाज़रीन, ये क्यू शीट है जिसका मुताबिक हम सारा दिन यहाँ पर नशरियात जारी करते हैं। ये लॉग बुक है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी रेडियो पाकिस्तान की। इसमें हर आने वाला आरजे
और हर आने वाला परफॉर्मर आर्टिस्ट यहाँ पर एंट्रीज करता है कि उसने कौन कौन सा आइटम चलाया है। और ये जब से पाकिस्तान बना हुआ है और रेडियो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया हुआ है, ये तब से बिल्कुल इसी पैटर्न पे चल रहा है और आज भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये पीछे हम जो ड्यूटी रूम छोड़ के हैं, वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर हर वक्त बैठे होते हैं जो 24 घंटे नशियात की मॉनिटरिंग करते हैं और बाकायदा रिपोर्ट लिखते हैं। ये स्टूडियो है, ये म्यूजिक के लिए है। यहाँ पे म्यूजिक की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जो लोग यहाँ गाया करते थे, रिकॉर्ड करते थे, वो आज हम में नहीं है। ये अमानत अली है, ये नत्थू खान है, सरंगी बजाते थे। एक दिन बच्चा था तो मैं कुर्सी पे खड़े होकर यहाँ तक पहुँचता था। बहुत कम आपको नजर आएंगे ये माइक्स जो डबल स्लेट माइक से कहा जाता है। और ये मजे की बात ये कि हाफ किलोमीटर तक भी जो है आवाजों को ले लेते हैं। जबरदस्त। और ये ड्रामा स्टूडियो के लिए ही रखे गए हैं। माही रे ना जाने परदे। अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती है तो समझे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और अगर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई तो समझे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो क्या पीएमएल किसी मुज़ाकरात का हिस्सा है? बैकडोर जो होता है वो हमेशा मुल्क की नाकामी का सबब बनता है। बैकडोर से बचें। शाह साहब, महंगाई से आवाम तंग है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वज़ीर आला पंजाब ने एक एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा पंजाब में जो रोटी महंगी हुई है उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। सिंध में दूध 200 रुपए किलो हो गया, और दूध महंगा करने वाले शाकिर गुज्जर को सिंध हुकूमत जो कि आपकी कोलिशन पार्टनर है, उसने जब उसने 180 रुपए था तो उस वक्त ऐलान किया कि 200 करेंगे, उन्होंने उसको अवार्ड दिया। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी अपने इसके जिम्मेदार 2018 के इलेक्शन की चोरी है, जिसने ऐसे लोग ऐवानों में भेजे हैं, ऐसी हुकूमतें बनी हैं। और ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन नहीं है, जब से इलेक्शन का निज़ाम हुआ है हमने इसको एक मजाक बना लिया है। गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्रुरी है, हमने इसको एक मजाक बना लिया है। गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में आते हैं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं बनती, और ये सब मामलात वहाँ से हैं। सर वो एक तकर्रुरी है जिसका इंतजार सबको है। आप नाम ना बताएं, मगर ये तो बता दें उसका ऐलान कब होगा, कब वो नाम अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद गैर यकीनी की कौन सी तकर्रुरी की बात कर? नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी सर, सीधी सी बात है, वो बता दें। नहीं, नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी जो है, जो मौजूदा चीफ है उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं किसी एक्सटेंशन का मुतलाशी नहीं हूँ, और मैं 29 को मई नवंबर को रिटायर हो जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी रवायत है कि उन्होंने पहले ही फैसला कर दिया है, और चूंकि कानून जो है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है एक्सटेंशन की, तो अब 29 से पहले इंशाल्लाह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो सीनियर जनरल्स हैं उनमें से एक होगा। यही निज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क की कमजोरी। आपको अब MCR दिखाऊं। मास्टर कंट्रोल रूम में आप बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे जितने स्टूडियोज़ हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, प्लस हमारे जितने शहर हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, जितने हमारे ट्रांसमीटर्स हैं वो भी सब इसके साथ कनेक्टेड हैं। स्विचिंग यहाँ से होती है, ये बेसिकली स्विचिंग मैट्रिक्स है। ये जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ चैनल, जिसमें PTV है, फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच चल रही है, हम इसके ऊपर अगर आप पैचअप आप इधर कर देंगे तो ये PTV जो है वो जिधर हम आगे देना चाहते हैं जिस चैनल को, उस चैनल को चला जाएगा। मीटर है, ये हमारे मॉनिटरिंग के लिए होता है। इसमें हम इसका ऑडियो को लेवल वगैरह देखते हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट जो हमने करनी होती है वो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर में लगी ये इस कदीम घड़ी के बारे में। ये अपने वक्त की स्टेट ऑफ द आर्ट वॉच थी, मैकेनिकल सिस्टम था, लेकिन इंतहाई एक्यूरेट, जो कि काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद भी कोई सेकंड्स का या मिली सेकंड का फ़र्क भी नहीं डालती थी। और ये मास्टर कंट्रोल रूम के में मास्टर इसका था, उसके स्लेव जो हैं मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में थे जो उसके साथ सिंक्रोनाइज होते थे ताकि तमाम स्टूडियोज़ में और MCR के अंदर टाइम सेकंड्स के ऊपर एक जैसा रहे। सर, आपने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया और अभी हमने आपके साथ उसका विजिट भी किया, उसके बाद आप स्टेज पर आए। हाँ, 58 में 56 में मैं रेडियो पे आया, 58 में मैं चला गया आर्ट काउंसिल अलहमरा में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने असिस्ट करना शुरू कर दिया डॉक्टर नसजाद साहब को। तो फिर एक दिन उन्होंने पार्ट भी दे दिया। मैंने 45 साल थिएटर किया है माशाल्लाह। और जो आज बोला है कल शायद वो ना बोलूं।
सर थिएटर में आपने बहुत बड़े बड़े नामों को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैंने एक काम किया जो किसी ने भी नहीं किया। सर वो क्या काम था? मैंने जिसमें जरा सा टैलेंट देखा है ना, मैंने उसको कहा कि तू बेटा ये बातें तू करेगा, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता गया हूँ, उसको आगे करता गया हूँ और वन फाइन मॉर्निंग में बिल्कुल बैक स्टेज चला गया हूँ। ये चीज बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो इसलिए एक ही आदमी है ना खालिद अब्बास डार, आपको 3 लगेंगे खालिद अब्बास डार लेकिन एक ही आदमी, एक ही है। सर आपको ये भी एजाज हासिल है कि आपने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में 33 ममालिक के सरबराहान के सामने अकेले परफॉर्म किया था। तो सर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। नहीं देखो बात सुनो, ये जो इस्लामिक समिट हुई थी ना 74 में, उसमें 45 हेड्स ऑफ स्टेट्स। अच्छा 45 ठीक है। मुझे भुट्टो साहब ने कहा केडी तूने शो करना है, तो फिर उनमें मैंने 4 डांसेस तैयार किए। ये जो रीजनल डांसेस है हमारे, ये भंगड़ा है, उसमें खटक डांस है, सिंधी झूमर है और एक वेलकम डांस है। तो ये एक शो मैंने किया। बाद में फिर उन्होंने कहा कि इनको हंसाओ, तो वो फिर एक डिनर में मैंने उनको आर्ट ऑफ लाफिंग कि किस तरह लोग हंसते हैं। अच्छा सर आपने पीटीवी अवार्ड्स में एक पैरोडी सॉन्ग किया था जो बड़ा हिट हुआ था। और मैं अकेला था जिसने 2 किए थे। एक किया था हॉकी वालों का, हाँ उनकी इज्जत की थी, और एक दरमियाने गुलाम अली खान क्लासिकल गाने की एक पैरोडी थी कि राग मिलन सारा 3-4 राग मिल के गाते, इस तरह करते। तो ऐसा फीडबैक मुझे मिला। 14-15 हज़ार आदमी था ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर 24 ईयर्स। वजह क्या थी? वजह कि इससे बेहतर फीडबैक नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप तो बच्ची हो छोटी सी, किसी बड़े आदमी को पूछना जिसकी उम्र ज़्यादा हो कि किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक अपने उरूज में छोड़ा है ये फन? अपने उरूज में अपना जवाल देख के जाते हैं घर ये सारे। सर 1965 की जंग के दौरान भी आपने कुछ शोज किए, उनके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ पे शोज किए? सीज फायर के कुछ दिन बाद से हमने सियालकोट से शुरू किया और कोई 31-32 शो किए हमने। माशाल्लाह। बॉर्डर्स जितने हैं हमारे वहाँ पे, CMH जितनी हैं और ट्रेंचेस जितने हैं, तो वहाँ शो किए। फिर एयरफोर्स और नेवी के शोज़ किए। कुछ 6-7 लाख आदमी को एंटरटेन किया। ज़बरदस्त। सर जब आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो पहला ड्रामा कौन सा था आपका? ड्रामे तो बहुत किए, झरोके बहुत किया हमने। फिर फुटपाथ एक खेल किया बहुत अच्छा, उसमें पठान का रोल था। सर आपका एक ड्रामा पर्ची भी था? हाँ, पर्ची से पहले मैंने एक डॉक्टर नसीजात साहब का किया था, उसमें मैंने इबलीस का किरदार किया था। इबलीस। तालिश साहब मरहूम अल्लाह जन्नतों में जगह दे, रेडियो पे आए हुए थे, कहने लगे खालिद बेटे आज तक मैंने इसका सुना ज़रूर था इबलीस का और देखा नहीं था, आज मैंने देख लिया। किस कदर अच्छे इबलीस हो आप। तो, किस कदर अच्छे इबलीस। हाँ, तो वो जब मैंने यावर से पूछा, मैं कहा यार मैंने इबलीस देखा नहीं हुआ, तो इसका ये किसको कॉपी करूँ मैं? कहने लगा आपने सिर्फ शीशे में खालिद अब्बास डार को कॉपी करना है। सर वैसे ये बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, ख़ासतौर पे इतने पॉपुलर हो माशाल्लाह से जितना आप हैं, वो तो हमेशा टीवी पे ही नज़र आते हैं। मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ। जब माइक से चला जाता हूँ, हट के कैमरे से हट जाता हूँ, तो मैं एक आम आदमी, मुझे कोई शौक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैंने आप जितना था और आपकी तरह मैं नया आया था, तो जब शौक नहीं था इंटरव्यू देने का, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सारी ज़रूरतें मेरी औकात, बसात, वसफ़, अमाल, शक्ल, सूरत से अल्लाह ने मुझे ज़्यादा दिया हुआ है। मैं इसमें बड़े खुश होता हूँ। कंफर्टेबल है आप? बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा सर, डार्लिंग आपका बड़ा पॉपुलर एक सीरीज थी। हाँ, डार्लिंग बहुत एक्सप्रेस न्यूज़ पे ही वो चली थी। हाँ। तो उस तरह का कोई शो फ्यूचर में हम देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरा जो व्यूअर है वो सेटल्ड नहीं है। अच्छा। ऊपर वाले नून लीग जिंदाबाद कर रहे हैं, नीचे वाले तरीके इंसाफ जिंदाबाद कर रहे हैं। टेलीविजन पे कौन बैठता है? कोई भी नहीं। अजीब सा क्योस है इस पूरे व्यूअर्स में। तो ये जरा सेटल हो जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। सर आपने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उसमें आपने कहा था कि आप स्टेज पे कम बैक करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज मेरी फैमिली की कोई बच्ची, कोई बांजी, भतीजी, बेटी, भाभी, माँ, बहन, मासी, फूफी, चची नहीं देखने आती। अब एक घर से पहले 9 आदमी आते थे, अब 9 घरों से एक आदमी आता है। हाँ बिल्कुल। और इधर उधर देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं थिएटर में बैठे हुए। बिल्कुल। तो उसकी वजह ये कि मैं उन्हें उसको कहा था कि जिस दिन मैं शुरू करूँगा तो वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से सिलसिला टूटा था। सर आखिर में मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और वो ये है कि अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान में कुछ बदलना है तो क्या बदलेंगे आप? मैं अपना इरादा बदल लूँगा।
मैं रेडियो पे 2 प्रोग्राम शुरू कर दूंगा, एक की बजाय 2। रेडियो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं